पहला सवाल ना, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए माध्य है, माध्यक है, बहुलक है और मानक विचलन है। तो इसका साफ आंसर जाहिर होता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कुछ बताना तो था नहीं। दूसरा सवाल देखिएगा, कहता है कि प्रेक्षण जो है से 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और ये 15 कह रहा है कि इसका बहुलक निकालिए। क्या निकालिए, इसका बहुलक निकालिए। तो आपको पता है कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो पहले नंबर सबसे पहले क्या कर लीजिएगा कि जो संख्या दी है उसको लिख लीजिएगा। जैसे 14 देख लीजिए, तो 14 कितने बार आए हैं, 1 2 बार आया है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, 15 कितने बार आया है, तो 1 2 और 1 3, 3 हो गया। फिर देखिएगा 16 और 13, तो 13 कितने बार आया है, तो 1 और 1 2, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 16 एक ही बार आया है और 17 भी देखिएगा तो एक ही बार आया है। तो कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 15 जो है वो ज़्यादा बार आया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। वो सवाल आपको बोर्ड में एकदम आसान आसान दिए रहते हैं, आपको वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इस माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए अगला सवाल कह रहा है, तीसरा देखिएगा, थर्ड सवाल देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं सर, तो गिनती के सारे अंक आपके प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, तो उनका माध्य निकालने के लिए है, क्या करने के लिए है, माध्य है। तो अगर माध्य हम निकाल लें तो आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेषणों का योग बटा कुल प्रेषणों की संख्या। मतलब जितने भी आपकी संख्या दिए हुए उस संख्याओं का योग होना चाहिए और जितनी संख्या है वो संख्या नीचे में होनी चाहिए। जैसे 5 करा तो 1 2 3 4 और 1 5, तो सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। बटा में कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है, 5 हो जाएगा। देखिए 5 और 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, बटा में 5, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल में है माध्यक निकालने के लिए। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिएगा दिया है 8 12 7 14 6 13 और 1 15। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए 2 केस होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 केस होता है, पहला तो n बराबर एक सम संख्या आएगा और दूसरा एक आएगा विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या, अगर आपके पास विषम संख्या आता है तो n + 1 बटा में 2 कर लीजिएगा, इसे निकाल लीजिएगा। और अगर आपके पास सम संख्या आता है तो उसके लिए हो जाएगा n बटा 2 वहाँ पद प्लस n बटा 2 वहाँ पद प्लस 1 और टोटल क्या हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो ये सम संख्या निकालने के लिए हो जाएगा और ये विषम संख्या निकालने के लिए हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा निकालने के लिए है। ठीक है, तो ये एकदम निश्चित है कि चाहे वो सम में पूछे चाहे वो विषम में पूछे, किसी में आपसे वो पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको दोनों का दोनों फॉर्मूला लिखा दिए हैं, देख लीजिएगा। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n बराबर मेरा कितना है, 7 है। तो ये विषम संख्या है, मतलब इस पे निकलेगा। तो यह हो जाएगा 7 + 1 बटा में 2, क्या हो जाएगा, 8 बटा में 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में 4 रहेगा तो 4 नहीं मार दीजिएगा, 4 नहीं होगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि 1 2 3 4, 4 है तो 14 आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, पहले इसको सहीहार लेना है। सहीहारी है, जो छोटा है पहले उसको लिखेंगे। 6 हो गया पहले, इसके बाद में 7 6 7, इसके बाद में 8 है तो 8 दे देंगे। ठीक है, 8 भी हो गया। अब देखिए तो कितना है, अब आपके पास 12 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 13 है, 13 हो जाएगा, फिर 14 है 14, फिर इसके बाद में 15, तो चौथा 1 2 3 4, 4 आंसर। क्लियर, मतलब 12 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब चौथा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिएगा अगले सवाल में, मिटा देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा सवाल भारी नहीं आपसे पूछेगा, आसान आसान सवाल पूछेगा। आप एकदम ध्यान से बनाइएगा, एकदम सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। बस आप खाली इसी प्रकार से देखते रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर है। देखिएगा 5वां नंबर सवाल, तब कह रहे हैं कि माध्यक का 3 गुना
ये माध्यक है, माध्यक का कितना गुना, 3 गुना। और कह रहा है कि माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा, मतलब क्या होगा सूत्र में। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, ये 3 गुने माध्यक या माध्यिका कह लीजिए माइनस 2 गुने माध्य, तो यही फॉर्मूला होता है। तो आपसे ये वाला दिया ही हुआ था। ठीक है, जब ये वाला दे दिया तो पूछ ही रहा था कि 3 माध्यिका जो है वो 3 गुना है और माध्य जो है 2 गुना है। ठीक है, उनका अंतर क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए देखिए 6 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ दिया है, सूत्र ही पूछ दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ जो समबाहु त्रिभुज है उसका √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ए हमारा क्या है, जहाँ पे भुजा है। क्लियर है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहे कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो आपको बताना है निम्नलिखित में केस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। ठीक है, देखिएगा वृत्त का परिधि, एक बात देखिए, वृत्त का परिधि इधर है ना, तो वृत्त के परिधि और इधर आपका है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वृत्त का अगर परिधि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2πr और टोटल बराबर में दिया हुआ था 88, मतलब वो दोनों के लिए है, मतलब वृत्त के परिधि के लिए भी है और वर्ग का परिमाप के लिए भी दिया हुआ है 88। तो दोनों का अलग अलग हम निकाल ले रहे हैं। पहला इसका निकाल ले रहे हैं क्योंकि वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है और टोटल कितना दिया है 88। तो देखिए 2 और पाई का मान आपको पता है कि 22/7 गुने r बराबर हो जाएगा 88। देखिए इसे काट देंगे तो आपका हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा और इसे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब आपका r जाएगा और ये बटा में 7 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2, तो r बराबर कितना हो गया 14 हो जाएगा। और इसका अगर हम वर्ग का परिमाप की बात करें तो 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, और कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, तो भुजा बराबर 88 और ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, इसको काट दीजिएगा तो 22 बार में कट जाएगा, मैंने भुजा बराबर आपके पास कितना आ गया 22 आ गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं πr², तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा गुने r कितना है 14 गुने 14, ध्यान दीजिएगा 7 दूना के 14, 14 दूना के 28 हो जाएगा, 28 गुने 22। ठीक है, गुना कर लीजिए, आप जैसे भी गुना करते हो कर लीजिएगा। देखिए 8 दूना के 16, 2 दूना 4 1 5 और 8 दूना के 16, 2 दूना 4 1 5, 6 6 5 11 6, इसका कितना हो गया 616 हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो भुजा हमारे पास कितना आ गया 22 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितना है हमारे पास 22 है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे, माने 22 गुने 22 करेंगे, तो 22 गुने 22 कीजिए या फिर आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4, जोड़ दीजिए 484। तो अब आपको देखना है कि निम्नलिखित में जो केस दिया हुआ है उस केस का पालन करता है कि नहीं। हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है वो 616 आया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल जो आया है 484 आया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कहाँ है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो नहीं आया हुआ है, इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल आया हुआ है वर्ग का, मतलब इस प्रकार से कह रहा है कि 616 जो है वो 484 है, आपका बी ऑप्शन था, तो इधर वाला बड़ा नहीं है, जाहिर सी बात इधर वाला बड़ा है, मतलब हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल है वही क्या है बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम हो जाएगा क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल से ज़्यादा है, मतलब 616
और इधर ग्रेटर है और 484। तो कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 7 का 3 आंसर हो जाएगा। अब आइए 8 नंबर सवाल में, मिटा देते हैं। देखिएगा 8वां नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल है, इसे आप कर लीजिएगा। 8वां नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। कह रहे कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई का है तो उसका विकर्ण निकाले। ठीक है, तो भाई अब घन का किनारा, ठीक है, घन का किनारा कितना है? a है। ठीक है, और कह रहा है कि विकर्ण निकाले, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने a होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब घन का जो विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो √3 गुने भुजा होता है। तो यहाँ पे घन का किनारा दिया हुआ है a, तो a यहाँ पे पुट कर दे तो √3a ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 9वां नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि त्रिज्या r क्या है? त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है आपका r, और आपके पास दिया हुआ है ऊंचाई। चले, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। तो कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। चलिए, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है? शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है शंकु का आयतन। तो देखिएगा 1/3 यहाँ पे पाई हो जाएगा, जबकि r आपके पास दिया हुआ है कि बड़ा आपको रखना है तो आप बड़ा ही रखिएगा। h आपके पास बड़ा है तो h बड़ा रखिएगा। अब ऑप्शन में मिला ही कि कौन सा ऑप्शन में ये चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है तो यही हो जाएगा। ठीक है, और आयतन हमेशा घन में होता है, घन मीटर क्यूब में होता है, तो वही आपका हो जाएगा घन इकाई हो जाएगा। क्लियर है? होता क्लियर है? अब आगे देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बस 5-6 साल का आप बना लीजिए, 90% मार्क्स आपके आ जाएंगे। 10वां नंबर सवाल देखिएगा। कह रहे कि दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त है, मान लेते हैं दो वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, क्या कर रहा है? दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। कितना दे रहा है? 4:25 दे रहा है। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है ये। तो मान लीजिए कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर है, ये पहले का है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। अब दो वृत्त का अनुपात दिया होता है तो जाहिर सी बात है एक वृत्त का क्षेत्रफल अभी आप लिखे तो दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल लिख लीजिए। दूसरे वृत्त का ये r1 को पहले नंबर दर्शाएं और r2 को दूसरे वृत्त के लिए दर्शाएं। तो पहले वृत्त के लिए पाई r स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे के लिए पाई r स्क्वायर, यहाँ पे पहला और दूसरा लगा दिए। ठीक है, देखिए तो पाई से पाई नहीं कट जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं r1 बटा में r2, और ये दोनों में स्क्वायर जब ही है तो एक ही स्क्वायर दे देते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद में 4/25, तो r1 बटा में r2 ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, और इसको रूट निकालिएगा तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब r1 बटा में r2 क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा था कि त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखिए पहले वृत्त के लिए r1, दूसरे वृत्त के लिए r2, तो इनका अनुपात पूछ रहा था, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इतनी बनाने की जरूरत है नहीं, वहां पे इतना मत बनाइएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कौन सा चीज कहाँ से आ रहा है। वहां पे डायरेक्ट देखिएगा दो वृत्त का क्षेत्रफल 4/25 है, तो बस इसका 2 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, बस 2 अनुपात 5 मार दीजिएगा। इतना बनाने का वहां पे जरूरत नहीं है, मत बनाइएगा इतना। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर एकदम बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है एकदम। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटा में क्या है? कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, गुने में कॉट 30 डिग्री है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू रखना है, कॉस 30 का वैल्यू रखना है और कॉट 30 का वैल्यू रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यू निकाल के आपको एक मान बता देना है, वही मान आपको जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साइन 30 का अगर वैल्यू आप बताएं तो 1/2 होता है। ठीक है, अगर कॉस 30 का मान बताएं तो √3 बटा में क्या होता है? 2 होता है। अगर हम कॉट 30 की बात करें तो कॉट 30 की बात करें तो आपका हो जाता है केवल √3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो cot 30 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिएगा 1/2, ये √3/2 है तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा और गुने में क्या हो जाएगा? √3।
ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो क्या बचा, 1 हो जाएगा। जब 4 टर्म में हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म में हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला गया तो 2 हो जाएगा, और √3 का √3, मतलब 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिए 12 नंबर, बहुत ही आसान सवाल है 12 नंबर भी, बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। कह रहा है कि इसका मान निकालिए। जाहिर सी बात है, आपको पुट करना है 45 डिग्री का मान, तो 1 - tan 45 का अगर मान हम मतलब आप बताना चाहें तो 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 1 प्लस फिर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या रहा है कि 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 0, और बटा में हो जाएगा 2। अब हमको पता है कि कोई भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिला, ये दिया हुआ है, 0 नहीं दिया है, 0 आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपसे दे दिया है कुछ इस प्रकार से, साइन आपका 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। आपके पास तो 0 आया हुआ है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा आपका आंसर। दूसरा देखिएगा साइन 0, बिल्कुल साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, एकदम यही आंसर हो जाएगा। और अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सब में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे मिल गया आंसर, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वहाँ पे कुछ भी आपको दे सकता है, चाहे तो वो मार्क मतलब कि नंबर दे सकता है, या उसी को आपके सजा की इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, चलो 12 नंबर क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान आसान सवाल है। देखिए कह रहा है 13 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल आपका है कि 7 और 10 क्या है आपका, 7 और 10 जो है वो किस पाद में होंगे। देखिएगा ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, मान लेते हैं कि एक हमारा ये है कोऑर्डिनेट का डायग्राम, और इस प्रकार से अगर बात करें तो इसमें प्लस होता है और इसमें क्या होता है, प्लस, दोनों में क्या होता है, प्लस और प्लस होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो माइनस होता है और प्लस होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, माइनस और इसमें माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो अब जो सवाल है आपका, इसमें से पूछा गया है कि देखिए ये प्रथम पाद होता है, ये क्या होता है, सेकेंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। एकदम इसे रट जाइएगा, इसे 1 नंबर का सवाल फिक्स ही है, पूछ ही देता है। ठीक है, पहले जो कोऑर्डिनेट है आपका, पहला जो ये वाला घर है आपका, इस चतुर्थांश वाले में अगर बात करें, पहले वाले पाद में बात करें तो दोनों साइन प्लस होता है। ठीक है, अगर आप देखिए ये वाला जो होता है वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, मतलब एक्स डैश कहने का मतलब है इधर का मान जो होगा नेगेटिव होगा, वाई डैश कहने का मतलब है इधर का मान नेगेटिव होगा। तो आपसे उतना साझा सवाल तो पूछा नहीं है, आपसे सिंपल सा पूछा है कि 7 10 दोनों प्लस में, दोनों प्लस किस पाद में होंगे, तो प्रथम पाद में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए कि दूसरा सवाल पूछता कि -2 और 3, तो देख लेते हैं -2 और 3 किस में हो जाएगा, तो माइनस इसमें लगा हुआ है, माइनस इसमें लगा हुआ है, प्लस इसमें, तो इसमें हो जाता। अगर मान लीजिए कि -3 और -5 पूछता तो दोनों माइनस, इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में जाता, तृतीय पाद में जाता। अगर इसमें कहा था कि 4 - 3 होता तो किस में जाता, चतुर्थ में जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बता लीजिएगा, इसे 1 नंबर का सवाल अवश्य ही पूछेगा, तो इसे बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए 14 नंबर का सवाल देखिएगा। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है, बेहतर समझ में आ रहा है। 14 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिएगा कह रहे कि tan 45 देखिए अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, अनुपात हो गया। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। सुनिएगा, x अक्ष पे कह रहा है, मान लीजिए कि इस तरीके से है आपका। ठीक है,
यहाँ पे आपका मूल बिंदु रहता है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपका x है और ये x डैश है। इधर का मान नेगेटिव होगा, इधर का मान नेगेटिव होगा, क्योंकि जितने भी डैश लगा हुआ है सबका मान नेगेटिव होता है। तब आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पे किसी बिंदु का मान निर्देशांक आपसे पूछा है तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x ही एस पे पूछा है किसी भी बिंदु का, तो यहाँ से शुरू होगा तो आपका जो होगा x और 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x से पूछा है तो y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। x वाला पूछा है तो y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका 15 नंबर का सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल आप देखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, एक छड़ है, ठीक है, ये छड़ है और इसकी छाया की लंबाई। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में हमने आपको बताया है, ठीक है, कि छड़ इधर है तो भाई चाहे तो छाया इधर बनेगी, चाहे तो छाया इधर बनेगी। ठीक है, दोनों तरफ से छाया बन सकती है। तो ये छड़ है और इस छड़ की जो लंबाई है वो 1 अनुपात है और इसकी छाया के अनुपात जो है वो √3 है। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है, नामांकन अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ABC हो जाएगा। ठीक है, तब पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, माने ये वाला कोण बताना है आपको। ठीक है, ये वाला कोण आपको बता देना है कि ABC। तो ध्यान दीजिए, tan C से देखते हैं। तो tan C से देखेंगे हम, हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा क्लियर कर दिए हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, यह हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लंब है, मतलब AB बटा में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आप AB को क्या कह सकते हैं, 1 दिया ही हुआ है और BC कितना है, √3 दिया हुआ, √3 हो गया। अब देखिएगा tan C बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखिए कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, मतलब कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, tan C में अगर हम tan 30 का मान देखें, कितना का, tan 30 का मान देखें तो 1/√3 होता है। तो ये tan से tan कट गया तो C बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन बैंक है तो इसमें से हो सकता है कि कुछ आपका आंसर जो हमने बताया है उसका आंसर मैच न भी करता हो, कुछ करता भी हो, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट होती रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर भी सवाल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सवाल है। कह रहे कि मूल बिंदु से R, देखिएगा मूल बिंदु से R इसका -x और y है तो दूरी पूछ रहा है। अब आपको पता है कि मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो सर 0 और 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु है तो क्या हो जाएगा, 0 और 0। मान लीजिए कि यही आपका क्या है, P है, तो कह रहा है इसका दूरी निकालिए। ठीक है, आपको पता है कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर आपके पास सूत्र जो होता है √, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो इसी पर हमको बैठा देना है। हम निकाल लेते हैं RP निकाल लेते हैं, दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम कहना चाह रहे हैं। देखिए ये हमारा R है और ये हमारा अगर मान लीजिए P है, या उल्टा आप जैसे से भी मानना चाहे आप मान सकते हैं। तो x और y है और ये आपको हम मान लेते हैं 0 और 0 है। ठीक है, तो कह रहे कि दोनों का बीच की दूरी आपको निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला यही होता है, इसी पे आप बैठा दीजिए x2। तो देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और इसको देखिए x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, दोनों का दूरी निकालना है। तो पहले x2 पूछा है तो x2 कितना है, 0 है। तो ये 0 माइनस लगो, माइनस दे देंगे। x1 कितना है, x1 हमारे पास जो है -x है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y2। ध्यान दीजिएगा y2 हमारे पास 0 है तो 0 हो गया। y1 कितना है, y1 तो y ही है तो y ही दे देंगे। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एकदम परेशान नहीं होइए, एकदम सारा का सारा एकदम सवाल जो है इजी तरीके से आपको बता रहे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सब सीख के जाइए और बोर्ड में बेहतर नंबर लेके आइए। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। 0 प्लस में x जोड़ देंगे तो x ही हो जाएगा, x हो जाएगा ना, x हो जाएगा देखिएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो y ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए
एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है तो देखिए यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस वाई, दोनों को गुना कर रहे हैं तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी ही प्लस हो जाता है आपका, वाई वाई में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल दिया हुआ है, जस्ट एकदम वैसे ही दिया हुआ है 18 नंबर सवाल, जैसे अभी आपको 17 बताएं कि P जो दिया हुआ है 5,7 दिया हुआ है और Q जो दिया हुआ है 8,11 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि बीच की दूरी निकालिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बिंदु को हम यहाँ पे P दे देते हैं जिसमें 5,7 है, और अगर Q है तो Q को दे देते हैं 8,11। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर पी क्यू बराबर रूट अंडर, ठीक है, देखिएगा दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा x2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, सॉरी ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। क्लियर है, क्या है, देखिए यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे आपसे दूरी ही पूछ रहा था, तो x2 कितना दिया हुआ 8 है तो 8 हो गया, माइनस x1 कितना है 5 है तो 5 हो गया का स्क्वायर है, प्लस y2 देखिए y2 कितना है 11 तो 11 माइनस y, तो देखिए y2 और y1, तो y2 जो है हमारे पास कितना है 11 है और y1 कितना है 7 है, 7 हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। तो क्लियर हो जाएगा, देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 इकाई। तो देख लीजिए किसमें दिया हुआ है 18 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मतलब P और Q का मध्य के बीच का दूरी जो हो जाएगा वो 5Q हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल देखिएगा, समझ में आ गया होगा आई होप। देखिएगा 19 नंबर सवाल मैं सारे का सारा आपसे करवा ही दूंगा। ठीक है, आज 2022 है, 20, 21, 18, 17 मिनिमम आपका 10 साल का क्वेश्चन बैंक मैं आपको करा दूंगा। इतना से बेसी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना खाली बार बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपको पता चल लग जाएगा कि किस तरीके से बोर्ड जो है वो सवाल पूछ रहा है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बार बार देखिए, और इससे बाहर का सवाल नहीं पूछता है। लेकिन लोग खामोखा परेशान रहता है, सर कहाँ से सवाल कर रहा है, कहाँ से सवाल नहीं कर रहा है। सब सवाल जो है आप पीछे का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, उसी से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछ रहा है। बेहद आसान सवाल होते हैं, आपको गलती नहीं करना है। चलिए आइए 19 नंबर सवाल हो गया ना, नहीं 19 नंबर सवाल बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है 19 नंबर का। देखिएगा करे कि y बराबर 4, करे कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या कर रहा है कि y बराबर 4, कह रहा है कि y बराबर 4 का आलेख जो होगा किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम किस तरीके से हमारा ये आपका बन गया, सर सीधा बना लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका y डैश है, ये आपका y है, ये आपका x है और ये x डैश है। ठीक है, यहाँ पे आपका मूल बिंदु है, मतलब यहाँ पे 0 0 होगा, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर करते हैं तो 1, इधर करते हैं तो 2 3 और इधर 4। ठीक है, अगर इस साइड करेंगे तो -1 -2 -3 माइनस, सर इधर प्रकार से आगे भी बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि y बराबर 4 होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी इसमें हम सजाते हैं तो सजाने के क्रम जो होता है, x वाले को हम पहले लिखते हैं, x वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम y वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है 2 और 4 है, मान लेते हैं कि 2 और 4 है, तो x बराबर हमारा 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा ऐसे।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 3 और 5 है तो यहाँ पे x में 3 लिखेंगे, 1 2 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा, 5 कहाँ है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5। मतलब पहले आपको x वाले को सजाना है, इसके बाद में आपको y वाले को सजाना है। तो y बराबर हमको 4 चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए कि किस में हम बैठा सकते हैं। तो कह रहा है कि ऑप्शन में 4 और 2, यहाँ पे देखिएगा 4 और 2, तो हमें 4 तो x में चाहिए नहीं था क्योंकि हमें तो 4 y में चाहिए था, और x में ही 4 दिया है, 4 यहाँ दे दिया है, y यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि y में हमको 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा 2 और 4, 2 और 4, तो देखिए y में हमको 4 चाहिए था, तो y में हमको 4 मिल गया, तो x में 2 और y में 4, मतलब ये 2 और यहाँ पे 4। आप चाहे तो सीधा भी सजा सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब सजाने का क्रम वही रहेगा कि पहले आप x लिखिए, इसके बाद में क्या लिखिएगा, y लिखिएगा, तो x पहले आपका हो जाएगा और y आपके बाद में। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा अगर देखने की कोशिश करते हैं हम ऑप्शन नंबर, तो 4 और 0 हो जाएगा, तो x में 4 है जबकि हमको y में 4 दिया हुआ था, तो y में 4 होना चाहिए था जबकि x में दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा आपका दिया होता है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि 19 का बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 20, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि मूल बिंदु के निर्देशांक, बहुत ही आसान सवाल है कि आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु का अगर यहाँ से हम बात करें, ये वाला मूल बिंदु का, इसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 रहता है, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। क्यों, अगर 0 अगर लगाएंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 कौन से नंबर में हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नंबर 22 में आएगा, क्योंकि 0 से पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे प्राकृतिक संख्या पूछा है। आगे सवाल देखिएगा, सवाल आगे आपसे दिया हुआ है, देखिए सवाल दिया हुआ है आपसे कि 22 नंबर सवाल में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या है। देखिएगा परिमेय संख्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन था 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। √5, 1/√2 और √3 प्लस में √3। देखिएगा ये रूट में लगा हुआ है जिसके वजह से ये अपरिमेय संख्या है, ये भी इसके नीचे भी रूट है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, तो ये आपका परिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा। बाकी इन लोग जो है आंसर नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि इन लोग के पास में क्या है, अपना रूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल हो गया। 23 नंबर सवाल देखिएगा, 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। देखिएगा तो ये आपका दिया हुआ है 1:3, ऐसे रेकरिंग लगाया हुआ है, 16 है, 16 का वर्गमूल तो 4 आप निकाल ही सकते हैं, 9/27 है, इसका अगर निकाले तो 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और 27 का तो निकलेगा ही नहीं वर्गमूल, तो इसको हम कर सकते हैं 3 × 3, ध्यान दीजिएगा ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे 9 3, ठीक है। तो जब हम निकालते हैं तो 3 × 3 × 3 करते तो इसका जोड़ा मिल गया तो 3, और इसका नहीं मिला तो 3, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3√3, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। और आपसे कह रहा है कि √5 × √5, तो इसका अगर निकालेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर इसको हम पूरा तोड़ दें तो 1.3, और आपके पास से तो रेकरिंग हटेगा तो आपसे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसकी बट्टा में रूट आया है जिसकी वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपसे पूछ ही रहा था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो 3/√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिएगा, 24 नंबर, ये वाला 23 नंबर का सवाल था, 24 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहे कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है।
P और Q दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? जो अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 3 और 5 हम ले लेते हैं, तो 3 अपने से ही कटेगा और क्या कटेगा? एक से कटेगा। और 5 की बात करें हम तो 5 भी एक ही से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसका मतलब है कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। देखिए ना, 3 को अगर हम लिखे तो 1 और 3 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। और अगर हम 5 को लिखे तो 1,5 लिखेंगे, मतलब 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और वही चीज़ आपसे दिया हुआ था कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो P और Q को करें तो P बराबर हम यहाँ पे ले लिए थे 3 और Q बराबर यहाँ पे ले लिए थे हम 5। आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। अभाज्य संख्या आपको लेना है, वैसी संख्या लेना है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 24 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और 1 नंबर का सवाल फिक्स है कि वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से रेखरिंग लगाया हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर 0.13 है तो अगर रेखरिंग को हम खत्म करते हैं तो इसके नीचे में आपके क्या हो जाएगा? 2 ठो 9 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 और रेखरिंग को हटाएंगे क्या हो जाएगा? 9 9 आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C, 13/99। ठीक है, 2 अंक पे था रेकरिंग तो 2 अंक को हम लिख दिए। ठीक है, 13 इस प्रकार से। फिर से देख लीजिएगा, 13 और 2 अंक पे 1 2, तो जितने अंक पे रहेगा उतना हम 9 दे देते हैं। तो 2 अंक पे था तो 1 2, तो 13/99। आगे आइएगा, 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर सवाल है 18 और 72 का मसा निकालिए। ठीक है, 18 और 72 का आपसे मसा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 18 को आप फैक्टर कीजिए, 18 को आप तोड़िए तो 2 से तोड़िएगा तो 9 हो जाएगा और 3 से तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखिए तो 72 है, तो 72 को लिखना चाहें आप तो इसका भी फैक्टर अगर तोड़िएगा, क्या कीजिएगा? फैक्टर इसका तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो 36 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 18, 2 से लगाइएगा तो 9 हो जाएगा और 3 से लगाइए तो 3। मतलब 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। तो मसा निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद जो उस दोनों में मिल रहा है संख्या, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, मतलब 1 2 हमारा आ गया। 3 देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 भी आ गया। इसमें भी 3 है, एक और इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है ही नहीं क्योंकि 2 तो 1 निकाल लिए। फिर इसमें 2 था, इसमें भी 2 नहीं है, तो नहीं होगा। अब देखिए 3 तरीके 9, 9 दूना के 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और तरीके से बता देते हैं आपको हम कि ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया। एग्जाम में अगर मिले ये सवाल तो ऐसे नहीं बनाइएगा, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा और समय तो आपके पास बहुत कम ही रहता है। तो इसको आप भाग विधि से बना लीजिएगा। 18 और 72 का आपसे पूछ रहा था, तो 18 चौके 72, मतलब वैसी संख्या जिससे पूरा पूरा कट जाता है तो वही संख्या आपका क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो वही आपका मसा कहलाता है सर। तो 18 से 72 को भाग दे तो 4 बार में कट गया, तो जब 18 से कट ही गया तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे एक ही बार में बना के आप निकल जाइएगा। क्लियर है? चलिए 26 नंबर सवाल क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं आपसे। चलिए देखिएगा 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल देखिएगा कि 12 का परिमेकरणी गुणांक बताइए। 12 का परिमेकरणी गुणांक बताना है। रूट 12 का परिमेकरणी गुणांक आपको बताना है। ठीक है, तो 12 को आप गुणनखंड निकालिए। तो 12 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से लगाए तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाए तो 3 हो जाएगा ना। इसके बाद में आप इसको लिखिए 2 गुने 2 गुने क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 हो जाएगा। अब इसका देखिए तो यहाँ पे एक इसका मतलब कि जोड़ा मिल गया, तो 2√3। अब इसी संख्या से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमिकरणीय गुणांक हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कैसे दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है। तो 27 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल देखिए आप, 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर सवाल है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है तो आपका एक सम पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम ऑप्शन से बना देते हैं, बाय द ऑप्शन। ठीक है, बाय द ऑप्शन। ये आपका 28 नंबर का सवाल रहा। इसको ऑप्शन से बनाते हैं कि p हमारा एक सम पूर्णांक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में दिया है 2p, इसमें दिया हुआ है p+1, फिर आपका दिया हुआ p और फिर दिया हुआ है 2p+1। तो देखिए अगर हमको सम करना है तो इसमें अगर हम p का वैल्यू चाहे तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, इसी प्रकार से रखते जाएंगे, फिर देखेंगे कि किस में सम हो रहा है। तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, मतलब चाहे सम रखे चाहे विषम रखें। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 रखे तो 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6। अरे ऐसे बोल रहे हैं भाई, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर 2 गुने p का वैल्यू अब 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4, फिर 3 है तो 2 गुने 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब है कि इस केस में आप p का वैल्यू चाहे सम रखे, चाहे अभाज्य रखे, चाहे वो विषम रखे, कुछ भी रखिएगा तो आपका रिजल्ट में क्या आएगा? सम ही रिजल्ट देगा। अब आपसे पूछ ही रहा था कि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है p का आप कुछ वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा? सम ही हो जाएगा। तो इतना ऑप्शन काहे के लिए चेक करना है? छोड़ दीजिए, बस एक ही ऑप्शन से आ ही गया तो एक ही को रिजल्ट देख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर मान लीजिए अगर देखने की कोशिश भी करते हैं तो p+1, तो p के जगह पे आप 1 रखें तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब इसमें 2 रख लीजिए तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब तो ये सम नहीं ना आया, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर इसमें रखते हैं तो चाहे तो सम ही रखेंगे चाहे तो विषम रखेंगे, हमसे तो सम ही पूछा है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें बात रहा तो अगर इसमें अगर देखते हैं तो 2 और इसकी जगह पे अगर हम 1 रखें तो 1 + 1 तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये सम आ गया, जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा। तो इतना देखने की जरूरत वहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे समय आपका बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, आपको ज़्यादा स्कोर वहाँ पे करना है, नहीं कर पाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आपको कम से कम मैथ में हायर स्कोर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 28 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन